अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ये वीडियो आपका पार्ट सेकंड रहने वाला है। अगर अभी तक आपने पार्ट फर्स्ट को नहीं देखा है तो उसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, उसको जाकर के आप जरूर देखेंगे, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, या फिर डायरेक्टली आप जाकर के टेलीग्राम पे सर्च करेंगे उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक तो वो टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पे आपको हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ वगैरह आपको सेंड कर दिए जाएंगे, ठीक है। अब चूंकि देखिए ये जो क्वेश्चन आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में है, और चूंकि ज्यादा जो बच्चे हैं वो हिंदी को ही प्रेफरेंस देते हैं, यानी कि हिंदी ही उनको सही से समझ में आता है, तो ये दोनों आपको क्वेश्चन तो दोनों वर्जन में मिल जाएगा। लेकिन जो बच्चे कहिए कि हिंदी को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, उनको इंग्लिश समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसलिए हम हिंदी को लेकर ही साथ चलेंगे और इसकी सहायता से देखेंगे। आप जाकर के टेलीग्राम से इसका पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ आप देखिए क्या है, 0.10 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड को 1.0 मीटर व्यास की रस्सी से बांधकर वृत्तीय पथ पर 10 चक्कर 31.4 सेकेंड में की दर से घुमाया जाता है। पिंड पर लगने वाले अभिकेंद्र बल की गणना कीजिए। देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी तो ये आपसे 2 नंबर में दे दिया जाता है और कभी कभी 5 नंबर में दे दिया जाता है। 2 नंबर किस केस में दिया जाता है, केवल आपसे नॉर्मल सा एक न्यूमेरिकल पूछ देता है, ये एकदम सिंपल सा, ठीक है। और थोड़ा सा कभी कभी टेक्निकल चीजें इसमें मिला देता है, कभी कभी कुछ मान नहीं दिए रहते हैं, कुछ आपको निकालने रहते हैं, तो वो आपसे 5 नंबर में पूछता है। 5 नंबर में जब भी पूछेगा आपसे तो अभिकेंद्र बल, जैसे जो भी चीज आपसे पूछा है, मतलब कि किसी अभिकेंद्र त्वरण के बारे में करिए कि आपसे न्यूमेरिकल दे दिया है, तो उसके आगे एक डिफिनेशन आपसे जरूर पूछेगा कि अभिकेंद्र त्वरण को पहले परिभाषित कीजिए, फिर आपसे कोई न्यूमेरिकल लेगा। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन आपका सारे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं बोर्ड एग्जाम में, प्रीवियस ईयर में किसी न किसी साल में आए हुए हैं। अगर अभिकेंद्रीय बल की गणना के लिए कहेगा, अभिकेंद्र बल का कोई न्यूमेरिकल देगा तो 5 नंबर में देगा, तो इससे पहले आपसे ये क्या करेगा, इसका अभिकेंद्र बल का डिफाइन करने के लिए कहेगा कि पहले इसका डिफिनेशन लिखिए, इसके बारे में बताइए कि अभिकेंद्र बल क्या होता है। उसके बाद से एक आपको न्यूमेरिकल देगा और कह लीजिए कि इसका सॉल्यूशन करना होगा। काफी सिंपल, देखिए न्यूमेरिकल जो भी आपके एग्जाम में आते हैं, जिन बच्चों को न्यूमेरिकल से डर नहीं लगता है उनके लिए काफी सिंपल और काफी आसान होता है। बस आपको फार्मूला याद है, फार्मूले में आप रख दीजिए, सारे मान आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कहा क्या गया है, क्या सबसे पहले जब आप न्यूमेरिकल जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो उसमें क्या क्या डाटा दी गई है, क्या क्या चीजें गिवन है, उसको आपको लिखना होता है। तो इसमें दिखता होगा आपको 0.1 किलोग्राम द्रव्यमान, यानी कि जो m दिया है वो कितना दिया है, 0.10 किलोग्राम, ठीक है। फिर दिया है एक पिंड को 1.0 मीटर व्यास की रस्सी से बांधकर, यानी कि व्यास दिया है, डायमीटर दिया है, तो इसकी हमें त्रिज्या की जरूरत पड़ती है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, r इसका हो जाएगा 0.5 कहिए या फिर 1/2 यानी कि आधा कहिए कि, और कितना दिया है, मीटर में दिया है, ठीक है। इसके बाद से देखिए वृत्तीय पथ पर 10 चक्कर लगाया जाता है, ठीक है। 31.4 सेकेंड में की दर से घुमाया जाता है। पिंड पर लगने वाले अभिकेंद्र बल की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले हमें फार्मूले की जरूरत पड़ेगी कि फार्मूला इसका क्या होता है। तो फार्मूला इसका क्या होगा, ये जो दिया है 10 चक्कर 31.4 सेकेंड में की दर से लगाता है, तो ये आपका दिया है n, यानी कि दिया है आपकी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति है, तो 10 चक्कर 31.4 सेकेंड की दर से लगाता है, ये आपका n का मान हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको इसका सॉल्यूशन पूरा बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल के लिए, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए आपका फार्मूला क्या होता है, तो आपको मालूम होगा F इक्वल टू क्या होता है, mv²/r, ये आपका फार्मूला होता है। और इसी पे बेस्ड बस आपका कभी कभी ये होता है कि आपसे न्यूमेरिकल जो पूछेगा उसमें m का मान देगा, v का मान देगा, r का मान देगा, तब तो नॉर्मली आपको रख के निकाल लेना है। लेकिन यहाँ पे v का मान आपसे नहीं, आपको नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे आपको कैसे निकालना है, आपको मालूम होगा v इक्वल टू क्या होता है, r इंटू ओमेगा। लगभग सभी बच्चों को मालूम होगा कि v इक्वल टू क्या होता है, r इंटू ओमेगा। अब ये जो v दिया है इसके जगह पे r इंटू ओमेगा का स्क्वायर आपको कर देना है। चलिए सॉल्यूशन में इसका दिखा देता हूँ। सभी का सॉल्यूशन मैं आपको नहीं बताऊंगा, यहाँ देखिए चूंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। आपको मालूम है या फिर कहिए कि हम जानते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू mv²/r होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे v इक्वल टू r ओमेगा होता है, तो ये जो v स्क्वायर है इसके जगह पे हम क्या लिख लेंगे, m है, और v स्क्वायर की जगह पे क्या लिख लेंगे, r। चलिए एक मिनट, अब देखिए F इक्वल टू m है आपका, और v स्क्वायर की जगह पे हम लिख लेंगे r ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा, अपान में आपका r है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, m और ये आपका r स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे आपका एक r है, तो ये आपका एक r कट जाएगा, बचेगा कितना, m और r और ओमेगा स्क्वायर, वही लिखा गया है आपका F इक्वल टू m r ओमेगा स्क्वायर, ये आपका फाइनल आ गया, ठीक है। ये जब आपका कट जाएगा, v इक्वल टू r ओमेगा रखेंगे तो उसके बाद आएगा F इक्वल टू m r ओमेगा स्क्वायर। एक चीज़ यहाँ पे समझ लीजिए, ओमेगा का मान कितना होता है, सभी को मालूम होगा 2 पाई
एन, ठीक है। ओमेगा का मान होता है 2 पाई एन, और यहाँ पे एन का मान अभी मैंने आपको ऊपर बताया कितना है आपका, एन का मान 10 चक्कर है और कितने में है 31.4 सेकंड में, ठीक है। ये आपका एन यानी कि फ्रीक्वेंसी आवृत्ति होती है। तो 2 पाई का मान आपको मालूम है कि 22/7 होता है, जिसे अगर नॉर्मली इसे कहें 3.14 होता है। ये आपका पाई का मान हो गया, और 2 है ही, 2 पाई एन है, तो 2 का मान मिली, 2 तो है ही, पाई का मान मालूम चल गया, एन का मान मालूम चल गया, और एम इक्वल टू एफ इक्वल टू क्या है, एम आर ओमेगा स्क्वायर। बस इसी में आपको मान को पुटअप कर देना है। तो देखिए सभी मान को हम एक एक करके पुटअप कर देते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें गिवन है। एन का मान दिया है 0.1 kg, आर का मान है आपको, डी का मान दिया है 1 मीटर, ठीक है। तो हमें आर का चाहिए, रेडियस चाहिए, क्योंकि इसका डायमीटर तो चाहिए नहीं हमें, इसलिए कि रेडियस जो फार्मूले में है आर है, रेडियस है, त्रिज्या है, तो हमें त्रिज्या के पदों में चाहिए, तो 1/2 यानी कि आधा मीटर। फिर एन का मान दिया हुआ है, एन का मान यानी कि अगर 2 चक्कर लगाता, मान लीजिए 2 चक्कर लगाने में कितना समय लगा, मान लीजिए कि इतना समय लगता, तो इसको 2 इतना लिखते। अब ये 10 चक्कर लगाने में समय लगा है कि मतलब 10 चक्कर लगाया जा रहा है और इतने समय लग रहा है, तो इसको 10 इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, एन इक्वल टू 10/31.4, ठीक है। आशा करता हूँ ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। और डब्ल्यू ओमेगा इक्वल टू आपको मालूम है कि 2 पाई एन होता है, पाई का मान 22/7 होता है, या फिर 3.14 कहिए, और एन इक्वल टू इसे फ्रीक्वेंसी कभी कभी एफ से भी डिनोट करते हैं, 1/t होता है। अब जितना चक्कर लगाया, 10 चक्कर लगा रहा है, तो 10/t का मान जितना दिया हुआ कि हाँ 5 मिनट में लगाता है, या फिर 5 सेकंड में लगाता है, या फिर 10 सेकंड में लगाता है, या फिर 20 सेकंड में लगाता है। यहाँ पे अगर मिनट में दिया रहेगा तो आपको इसको सेकंड में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये आपका कहिए कि ग्राम में दिया रहेगा तो इसको किलोग्राम में ही आपको कन्वर्ट करना पड़ता है। ये अगर आपका सेंटीमीटर में दिया है या फिर डेसीमीटर में दिया है तो इसको आपको मीटर में ही कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके सारे डाटा यहाँ पे गिवन है। और यहाँ से देखिए सारे डाटा गिवन है, आपको मालूम है एफ इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। बस सभी मान को आपको रखना है, ठीक है। आर का मान कितना है, 1/2 है, और ओमेगा स्क्वायर यानी कि 2 पाई एन का स्क्वायर, 2 हो गया, पाई का 3.14 हो गया, और एन 2 पाई एन का मान कितना है 10/31.4 का, और सबका क्या है स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है। अब सबका स्क्वायर है तो अब देखिए यहाँ से क्या करना है, अंश और हर में आपको 10 से गुणा करना है, क्योंकि आपको ये जो दशमलव दिख रहा होगा 3.14, आपको इसको खत्म करना है। तो यहाँ से आप करेंगे, देखिए अगर 10 से गुणा करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे, तो यहाँ पे मान लीजिए इंटू 10 हो जाएगा, ऊपर भी और नीचे भी इंटू 10 हो जाएगा। तो इस 10 से ये आपका हो जाएगा 31.4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 31.4, और नीचे 31.4 है, तो ये आपका कट जाएगा, ठीक है। एक वाले ऊपर वाले 10 से ये 10 से तो आपने मल्टीप्लाई किया, तो ये 31.4 हो गया ये वाला पोर्शन, तो ये दोनों कट गया। फिर नीचे 10 बचा है और ये 10 बचा है, कट गया, बचा केवल 2, और 2 का स्क्वायर करना है तो 4 हो जाएगा। वही अब जब 4, ये सारी चीज़ देखिए मैंने काट फिट के, अब जब 4 हो जाएगा और फिर नीचे 1/2, तो ये आपका पहले से है, तो फिर ये 2 से कट जाएगा। अब बचेगा आपका 0.1 × 2, तो ये आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा आंसर, फाइनल आंसर 0.2 न्यूटन इसका आंसर आ जाएगा। काफ़ी सिंपल है, काफ़ी आसान है, लेकिन जो बच्चे चूंकि ये 1 से 2 मिनट का ही आपका क्वेश्चन है, अगर आपको गणना करना आता है थोड़ा बहुत, या फिर कहिए कि फार्मूला मालूम है, तो 1 से 2 मिनट। और कभी कभी इसी क्वेश्चन में ये होता है कि ऐसे भी दे देगा, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एफ इक्वल टू होता है एम वी स्क्वायर अपान आर होता है, तो कभी कभी डायरेक्टली पूरा मान दे दिया जाता है। एम का मान दिया रहेगा, वी का मान दिया रहेगा, आर का मान दिया रहेगा, 2 नंबर में दे देगा, कभी कभी 1 नंबर में दे देगा। डायरेक्टली आप इसे निकाल के मान पुटअप कर दीजिए और इसका आंसर लिख दीजिए। और चूंकि फोर्स है तो आपका जो मात्रक रहेगा इसका न्यूटन रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप समझ गए होंगे। अब चूंकि मैं केवल आपको क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, आंसर बताने में थोड़ा सा समय लगेगा, और आंसर आप अपने स्तर से देख लेंगे कहीं से भी, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह बताया जा रहा है उसके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संरक्षी बल को परिभाषित कीजिए। दिखाइए कि एक संरक्षी बल स्थितिज ऊर्जा के ग्रेडियंट के ऋणात्मक के बराबर होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये टर्म तो आपसे देगा ही देगा, 1 नंबर में दे, 2 नंबर में दे कि संरक्षी बल को परिभाषित कीजिए। ये आगे वाला पोर्शन हो सकता है दे या फिर ना दे। ये आपके सारे क्वेश्चन जो भी बताए जा रहे हैं वो आए हुए क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। फिर देखिए जड़त्व आघूर्ण तथा घूर्णन त्रिज्या, यहाँ पे देखिए पूर्णन हो गया है, ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको पूर्णन त्रिज्या, ये आपकी क्या है घूर्णन त्रिज्या, ठीक है, घूर्णन त्रिज्या है को परिभाषित कीजिए। समांतर अक्ष प्रमेय के कथन को लिखिए, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें कहिए कि एक तरीके से 3 डिफिनेशन आपसे हैं पूछे गए हैं, और तीनों में से पक्का है, तीनों आएंगे, तीनों नहीं तो 2 तो पक्का है आएंगे, चाहे 1 नंबर में आए चाहे 2 नंबर में आए। अगर ये पूरे पूछ दिए जाते हैं पूरे सेक्शन, तो ये आपका 5 नंबर में देगा, ठीक है। इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लिफ्ट में एक व्यक्ति के प्रतीत होने वाले भार का वर्णन कीजिए। भारहीनता की शर्त क्या है उसको भी आपको बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, घूर्णन गतिज ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। एक 10 किलोग्राम के पिंड को 3 मीटर रस्सी से बांधकर क्षैतिज वृत्त में 2 चक्कर प्रति सेकंड की दर से घुमाया जाता है। घूर्णन गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए। देखिए कितना सिंपल और कितना आसान सा न्यूमेरिकल है, काफी सिंपल और काफी आसान सा न्यूमेरिकल है, लेकिन जिन बच्चों को आता होगा उनके लिए आसान है, जिन बच्चों को नहीं आता होगा, क्योंकि कई बच्चे होते हैं न्यूमेरिकल देख के ही कई कोसों मील दूर भागते हैं कि भाई हमें न्यूमेरिकल तो आ ही नहीं पाएगा, न्यूमेरिकल कैसे करें। और न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, एक तो 5 नंबर में पूछेगा, क्योंकि उसमें अथवा में थ्योरेटिकल पार्ट भी रहते हैं, और
बच्चे थ्योरेटिकल पार्ट ही करते हैं। फिर एक एक नंबर में, दो दो नंबर में एक दो न्यूमेरिकल आपसे जरूर देता है, नॉर्मल सा जो न्यूमेरिकल होता है। फिर देखिए एक आयतन की लंबाई एवं चौड़ाई के मापन में क्रमशः 5% एवं 3% की त्रुटि है। आयत के क्षेत्रफल में होने वाली त्रुटि की गणना कीजिए। काफी सिंपल है, काफी आसान है। यहाँ पे एक आयत की लंबाई है, ठीक है, आयतन शायद मैंने बोल दिया। अब देखिए फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक पिंड पर 10 न्यूटन का बल लगाकर बल की दिशा में 5 सेंटीमीटर विस्थापित किया जाता है। किए गए कार्य की गणना कीजिए, यानी कि W की गणना करनी है। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी आसान भी है। फिर है कन्वर्ट 1 जूल टू कैलोरी, यानी कि 1 जूल को कैलोरी में परिवर्तित कीजिए। काफी सिंपल है। फिर देखिए दो परस्पर लंबवत सदिश P तथा Q का परिमाण क्रमशः 3 तथा 4 है। सदिश P माइनस Q का परिमाण ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो है P Q ये वेक्टर है आपके, ठीक है। यहाँ पे ऊपर चूंकि वेक्टर यहाँ पे नहीं दिया गया है, आप देख लेंगे अपने असर से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दृढ़ पिंड के जड़त्व आघूर्ण को परिभाषित कीजिए तथा समांतर अक्ष प्रमेय को लिखिए। एक ठोस गोले का द्रव्यमान 3 किलोग्राम तथा त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। इसके व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण की गणना कीजिए। ये भी आपका इसमें न्यूमेरिकल पार्ट भी है और थ्योरेटिकल पार्ट भी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। दोनों को परिभाषित करना है। गतिज ऊर्जा एवं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के व्यंजक की उत्पत्ति कीजिए। इन दोनों के व्यंजक की उत्पत्ति भी करनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कंपित तार की आवृत्ति n, लंबाई l, तनाव f तथा एकांक लंबाई का द्रव्यमान m हो तो विमी विधि से आवृत्ति के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। ये आपका पहला ही चैप्टर से करिए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इस टाइप के कई क्वेश्चन आपसे बन जाते हैं, किसी तरीके से आपसे पूछ सकता है। कोई भी फार्मूला दे देगा, उसको कहिए कि विमी विधि से उसका हल कीजिए, उसका सूत्र प्राप्त कीजिए, ये कह देगा। फिर देखिए सदिश राशियों का त्रिकोणीय तथा समांतर चतुर्भुज का नियम लिखिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें जो भी क्वेश्चन है आपके 50-50 वाले हैं कि हाँ आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। कुछ ही क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट वगैरह है, जैसे पहला क्वेश्चन था आपका सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि अभिकेंद्री बल वाला, और एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और जो फर्स्ट पार्ट है इसका, जो मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड किया है, उसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर देखिए संरक्षी बल को परिभाषित कीजिए। दिखाइए कि F यानी कि जो वेक्टर F है इक्वल टू वाई जेड आई कैप प्लस जेड एक्स जे कैप प्लस एक्स वाई के कैप एक संरक्षी बल है। ये भी आपका एक तरीके से डेरिवेशन टाइप का है, नॉर्मल सा है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आदर्श द्रव किसे कहते हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी नली में आदर्श द्रव का धारारेखी प्रवाह होने पर नली के अनुप्रस्थ परिच्छेद एवं द्रव के वेग का गुणनफल स्थिर रहता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे का घनत्व जल की अपेक्षा अधिक होता है, फिर भी लोहे की पतली सुई जल पर तैर सकती है, कैसे, मतलब क्यों तैर सकती है। आपको मालूम है कि जो लोहे का घनत्व होता है वो जल की अपेक्षा अधिक होता है, फिर भी जो लोहे की पतली सुई होती है वो जल पर तैर सकती है, क्यों और कैसे, ये आपको बताना है। कुछ टेक्निकल टर्म के क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है। फिर देखिए मूल मात्रक क्या है, इनके 4 गुण लिखिए। अब देखिए यहाँ पे जो दिख रहा होगा मूल मात्रक क्या है, अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि व्युत्पन्न मात्रक क्या है, इनके 4 गुण लिखिए। कभी कभी ये होता है कि आपसे पूछा जाता है कि इसकी विशेषता लिखिए या फिर इसके गुण और दोषों के बारे में बताइए। तो बच्चे कहाँ से शुरू करते हैं, उनको या फिर विशेषता के बारे में मालूम नहीं होता है कि विशेषता क्या है, तो लिखने लगते हैं, डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चन वगैरह पूछे, चाहे डिफरेंस पूछे, अंतर वगैरह पूछे, चाहे गुण पूछे, कह मान लीजिए कि 2 टर्म दे दिया कि इसके 4 गुण लिखिए, इसके 4 गुण लिखिए, तो आपको ऐसे डिफरेंस वगैरह कर देना है। और 4-4 गुण, चाहे 5 गुण पूछे तो 5-5, एक पॉइंट करके लिखना है। पॉइंट करके लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, एग्जामिनर आपको नंबर दे देगा। अगर आप पैराग्राफ बना करके पूरा छाप देते हैं, 3 पेज, 2 पेज, 1 पेज, तो आपको इस तरीके से नंबर नहीं मिलेगा। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। जब भी अंतर पूछे या फिर विशेषता पूछे तो आपको पॉइंट करके लिखना है कि हाँ पहली विशेषता ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है। जितना पूछे, 1 पूछे, 2 पूछे। अब इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। मूल मात्रक पूछा है तो व्युत्पन्न मात्रक भी पूछ सकता है। मूल राशि क्या है, इनके 4 गुण लिखिए, ये भी पूछ सकता है। व्युत्पन्न राशि क्या है, इनके 4 गुण लिखिए, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो इस सारी चीजों को आपको देख लेना है अपने स्तर से। फिर देखिए सार्थक अंक, ठीक है, पहचानने के महत्वपूर्ण नियमों का वर्णन या फिर उदाहरण सहित वर्णन कीजिए और उदाहरण सहित समझाइए। यानी कि सार्थक अंक को आप कैसे पहचानेंगे, कौन कौन से उसके महत्वपूर्ण नियम होते हैं, स्टेप्स होते हैं, उनको आपको बताना है। फिर राइट शॉर्ट नॉट, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, कई सारे टर्म बताए थे, तो उसको आप देखेंगे, वो तो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे प्रिसीजन हो गया, शुद्धता हो गया, एक्यूरेसी यथार्थता हो गया, इलास्टिसिटी प्रत्यास्थता हो गया, स्ट्रीमलाइन फ्लो हो गया, टर्बुलेंट फ्लो हो गया, ठीक है, आसान प्रवाह और स्ट्रीमलाइन प्रवाह, ये आपको देख लेना है। फिर देखिए हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन, यहाँ पर दिख रहा होगा जो डाटा, यानी कि इसमें आपको दिख रहा होगा 0.100401 में कितने सार्थक अंक है, ये आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है कि इसमें कितने सार्थक अंक है, ठीक है। और जो आपको पार्ट फर्स्ट प्रोवाइड किया गया है वो बेहद इंपॉर्टेंट है। इसमें से तो 50-50 वाले चांस है, हाँ कुछ क्वेश्चन आ भी सकते हैं
टेक्निकल टर्म वाले, कुछ क्वेश्चन नहीं भी आ सकते हैं। ये 50-50 चांसेज वाले हैं और वो जो क्वेश्चन है वो आपके 100% चांसेज वाले हैं कि हाँ उसमें से लगभग आपके 60-70% क्वेश्चन आ ही जाएंगे। तो पार्ट फर्स्ट का जो लिंक है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और इसके PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और इसका अगर आपको आंसर मालूम होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।